एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जिसमें मैंने आपको बता दिया था डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसका कर्व किस तरह से बनता है, क्या क्या कॉजेस हैं, डेफिशिएंट डिमांड का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, दैन इस वीडियो पर आना, तभी चीजों को रिलेट कर पाओगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेस डिमांड पूरा कवर करेंगे। एक्सेस डिमांड का मीनिंग, कर्व किस तरह से बनता है, क्या क्या कॉजेज है, एक्सेस डिमांड का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चा, नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सेस डिमांड की डिमांड क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है। एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एक्सेस डिमांड। मैं कहती हूँ एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कुल मिला के 100 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं, वहीं डिमांड आ गई 120 यूनिट्स की। एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो 100 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा आ गई, डिमांड 120 यूनिट्स की आ गई। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, एक्सेस डिमांड। अब बच्चा, इसका कर्व किस तरह से बनाएंगे, तो बच्चा कर्व एकदम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने डेफिशिएंट डिमांड का बनाया था। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या शो करते हैं हम लोग, हमारी इनकम। इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। याद करो, इनकम को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर क्या शो करेंगे हम लोग, हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चा, इस ग्राफ पर मुझे मेरा एग्रीगेट डिमांड दिखानी है और मेरी एग्रीगेट सप्लाई दिखानी है। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना देना। ये रही आपकी एग्रीगेट सप्लाई, इसे इनकम भी बोला जाता है। बच्चा, ये एग्रीगेट सप्लाई है जब कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सबका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है जब कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आगे एफ लगा देती हूँ। डिमांड कर्व किस तरह से बनता है बच्चा, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। तो ये है एग्रीगेट डिमांड जब कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब बच्चा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पर है। तो वो पॉइंट जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और बच्चा, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड तो इक्वल है ही, प्लस रिसोर्सेज का भी क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट एक्चुअली डिमांड क्या है बेटा, एक्सेस है। हमने सोचा था ये डिमांड होगी, बट ये डिमांड हुई नहीं, डिमांड ज्यादा हुई। तो बेटा, डिमांड ज्यादा हुई तो हम ये जो नया ग्राफ बनाएंगे, नया कर्व, ये ऊपर की तरफ बनेगा। ये है हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जिसे बोला जाता है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पर। तो ये है हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक्सेस डिमांड कैसे शो करेंगे, तो बच्चा, ये जो गैप दिख रहा है हमें, मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ एफ। ये जो एफ, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। अब बच्चों, एक सिचुएशन समझना, डिमांड ज्यादा है, मैं कहती हूँ ये तो डिमांड है, वहीं ये है सप्लाई, सप्लाई कम है, मतलब इतनी डिमांड को प्रोड्यूसर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो बच्चा, सप्लाई यहाँ पर क्या है, कम है, इतनी डिमांड को प्रोड्यूसर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो प्रोड्यूसर्स चीजों की प्राइसेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उन्हें लग रहा है डिमांड ज्यादा है, हमारे पास में इतनी सप्लाई ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्राइसेस बढ़ा दो। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही लोग खरीदेंगे। तो जब प्राइसेस इंक्रीज होती है उस सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। इसीलिए एक्सेस डिमांड को ही इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों, क्या बताया मैंने, एक्स एक्सिस पर हमारी इनकम या एग्रीगेट सप्लाई शो कर दो, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड दिखा दो। 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनाने, ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, जब रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन। ये हमने सोचा था हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी, बट एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड ये हुई। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एफ ई है, यही क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड, और इसे ही बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं बेटा कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड की, डिमांड क्यों ज्यादा है, एक्सेस डिमांड के क्या क्या कॉजेस हैं। बेटा, कॉजेस को आप लोग रीजन भी बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो बच्चा, याद करो एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M।
सी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो बच्चा अगर ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाए, हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा ज्यादा कर दे, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करने लग जाए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो यही सब कॉजेस है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड के। देखो फर्स्ट देखो, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग जो हाउस होल्ड सेक्टर है उन्होंने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है, हम लोग ज्यादा खर्चा करने लग गए हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इंक्रीज हो गया, हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। तो हम खर्चा कर रहे हैं मतलब सी इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। सेकंड है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चा लोगों को लग रहा है इस टाइम पर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो बच्चा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, रोड्स बना रही है, डैम्स बनवा रही है, स्कूल्स खोल रही है, हॉस्पिटल्स खोल रही है, वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही है और हमारी कंट्री के डिफेंस के लिए खर्चा कर रही है, कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, हम लोग दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब एग्रीगेट डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, पहले हम लोग दूसरे देशों से खरीद रहे थे, अब हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो गए। तो बच्चा जो चीजें हम लोग दूसरे देशों से खरीद रहे थे अब वो हम हमारे देश से खरीदेंगे, हमारे लोकल मार्केट से खरीदेंगे, तो अगेन हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। और लास्ट है डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। बहुत ही ऑब्वियस है, मैं कहती हूँ मेरी इनकम 100 रुपीज है, मैं इस 100 रुपीज में से 20 रुपीज टैक्स देती थी, तो बेटा मेरे पास में 80 रुपीज बचते थे, ये जो बचते थे ये क्या है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम। इस 80 रुपीज में से मैं कंजम्पशन करती थी, वही मैं कहती हूँ अब मेरा जो टैक्स है वो कम हो गया, इस 20 में से मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ 10 रुपीज का, 100 में से मैं 10 रुपीज टैक्स दे रही हूँ, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास में कितने रुपए बचे, 90 रुपीज। तो बच्चा मेरे पास में पैसा बचा ज्यादा है, तो मतलब मेरा खर्चा भी ज्यादा होगा, मेरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये सारे रीजंस थे, कॉजेस थे किसके, एक्सेस डिमांड के। तो क्या देखा बच्चा, एक्सेस डिमांड मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। ये जो हमारा डिफरेंस था एफ, ये क्या है, एक्सेस डिमांड। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या क्या थे, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। फटाफट से कॉपी कर लो, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चाहे एग्जाम में कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है, चाहे रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए, चाहे इंपैक्ट लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है कि एक्सेस डिमांड का कंट्री पर क्या असर हो रहा है। तो फर्स्ट है इन्फ्लेशनरी गैप, अभी पीछे समझाया था बेटा मैंने, मैं कहती हूँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर्स 100 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं, वहीं डिमांड आ गई 120 यूनिट्स की। तो प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि वो इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये कौन से लेवल पर है, जब कंट्री के सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर्स इससे ज्यादा सप्लाई कर ही नहीं सकते। तो प्रोड्यूसर्स को पता है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे। जब चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होती है मतलब कंट्री के अंदर क्या आ रही है, महंगाई, इसे क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। इसीलिए बच्चा ये जो गैप है इसे क्या कहा जाता है, या तो एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये कॉज हो गया किसका, एक्सेस डिमांड का। क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, प्रोड्यूसर्स को लग रहा है वो इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो वो प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे। जब कंट्री के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं उस सिचुएशन को बोला जाता है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, इसीलिए इसकी वजह से कंट्री के अंदर क्या आ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। सेकेंड है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी मतलब कि जीडीपी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन जीडीपी। देखो बेटा हम लोगों ने देखा कि ये एग्रीगेट डिमांड होगी जब कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, जब कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट अचानक डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड ये आई, तो बच्चा मैं ये नहीं कह सकती कि पहले तो हमारा जीडीपी ये था अब हमारा जीडीपी ये होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती बेटा, चाहे डिमांड बढ़ जाए फिर भी मैं मेरी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी सप्लाई है जब मेरे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, इससे ज्यादा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो चाहे डिमांड इंक्रीज हो जाए, आउटपुट के अंदर किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा, आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई दे रखी है कौन से लेवल पर है, जब कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इससे ज्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो जीडीपी में यहां पर किसी तरह का कोई चेंज देखने को
नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है बेटा एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। इसे ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो बेटा प्रोड्यूसर क्या कहेगा अपने लेबर से कि चलो यार तुम ओवर टाइम कर दो। उसे पता है जब लेबर अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही डिमांड 120 की आई तो वो अपनी लेबर को बोलेगा, अपने इंप्लॉइज को बोलेगा चलो यार ओवर टाइम कर लो, कम से कम 120 यूनिट्स तो नहीं 110 यूनिट्स तो बना के दे दो। तो बेटा वो लेबर से अगर ओवर टाइम कराएगा तो उन्हें कहीं ना कहीं लेबर को वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है तो ये पैसा वो अपनी जेब से तो देने से रहा, वो क्या करेगा, चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। भाई ये पैसा कहीं से तो वसूल करेगा। अब अगर चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो गई मतलब दोबारा से कंट्री के अंदर क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया तो बेचारा मजदूर बोलेगा साहब बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, वो अपनी वेजेस बढ़वाएगा, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर प्राइसेस इंक्रीज होंगी, फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो ये जो स्पाइरल है, ये जो सर्किल है, ये हमेशा चलता ही जाता है। लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। बेटा एग्रीगेट डिमांड इतनी है वहीं एग्रीगेट सप्लाई इतनी है, मतलब इतनी डिमांड को जो प्रोड्यूसर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की गुडविल खराब होगी, उसकी इमेज खराब होगी मार्केट के अंदर कि इस प्रोड्यूसर के पास तो सामान ही नहीं रहता, तो बच्चा उसे अपने आप ही क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, उसके प्रॉफिट्स कम होंगे। अगली बार जो भी कंज्यूमर है वो उसकी शॉप पर आने से पहले सोचेगा कि भाई यहाँ पर तो सामान मिलता ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसे अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस सफर करना पड़ेगा। तो बच्चा आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सेस डिमांड पूरा कंप्लीट कर लिया। एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है, कर्व किस तरह से बनता है, क्या क्या कॉजेस है, कंट्री पर एक्सेस डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेजर्स टू करेक्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।